कल सुलेमानी, जिसे एक दिन जरूर तामीर किया जाएगा। हम इसे मस्जिद अक्सा के मकाम पर तामीर करेंगे। आज से एक सदी कबल सुल्तान अब्दुल हमीद सानी खिलाफत उस्मानिया के ताजदार थे। खिलाफत उस्मानिया का दारुल सल्तनत इस्तांबुल था और फ़लस्तीन, उर्दन, इराक, शाम, मिस्र और हिजाज समेत अक्सर अरब इलाके एक अरसा से खिलाफत उस्मानिया के ज़ेर नगीन थे। फ़लस्तीन खिलाफत उस्मानिया का सूबा था और बैतुल मुक़द्दस का शहर भी उस्मानी सल्तनत के अहम शहरों में शुमार होता था। यहूदी आलमी सतह पर फ़लस्तीन में आबाद होने और इसराइली रियासत के क़याम के साथ साथ बैतुल मुक़द्दस पर कब्ज़ा करके मस्जिद अक्सा की जगह किले सुलेमानी तामीर करने का प्रोग्राम बना चुके थे और इसके लिए मुख्तलिफ हवालों से राह हमवार करने की कोशिशों में लगे हुए थे। सुल्तान अब्दुल हमीद मरहूम ने अपनी याददाश्तों में लिखा है कि यहूदियों की आलमी तंजीम का वफ़द उनके पास आया, उनसे दरख्वास्त की कि उन्हें फ़लस्तीन में आबाद होने की इजाज़त दी जाए, चूँकि उस्मानी सल्तनत के कानून के मुताबिक यहूदियों को फ़लस्तीन में आने और बैतुल मुक़द्दस की ज़ियारत करने की इजाज़त तो थी, मगर वहाँ ज़मीन खरीदने और आबाद होने की इजाज़त नहीं थी। चनांचे 20वीं सदी के आगाज़ तक पूरे फ़लस्तीन में यहूदियों की कोई बस्ती नहीं थी। यहूदी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में बिखरे हुए थे और किसी एक जगह भी उनकी रियासत या मुस्तकिल शहर नहीं था। सुल्तान अब्दुल हमीद मरहूम ने यह दरख्वास्त मंजूर करने से इनकार कर दिया क्योंकि इसराइल, बैतुल मुक़द्दस और फ़लस्तीन के बारे में यहूदियों का आलमी मंसूबा उनके इल्म में आ चुका था। इसलिए उनके लिए ये मुमकिन नहीं था कि वो इस सूरत हाल में यहूदियों को फ़लस्तीन में आबाद होने की इजाज़त देते। सुल्तान मरहूम का कहना था कि दूसरी बार यहूदी लीडरों का वफ़द उनसे मिला तो ये पेशकश की कि हम सल्तनत उस्मानिया के लिए एक बड़ी यूनिवर्सिटी बनाने के लिए तैयार हैं, जिसमें दुनिया भर से यहूदी साइंसदानों को इकट्ठा किया जाएगा और साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की के लिए यहूदी साइंसदान खिलाफत उस्मानिया का हाथ बटाएंगे। इसके लिए उन्हें जगह फराहम की जाए और मुनासिब सहूलतें मुहैया की जाएँ। सुल्तान अब्दुल हमीद मरहूम ने वफ़द को जवाब दिया कि वो यूनिवर्सिटी के लिए जगह फराहम करने और हर मुमकिन सहूलतें देने को तैयार हैं, शर्ते कि ये यूनिवर्सिटी फ़लस्तीन की बजाय किसी और इलाका में कायम की जाए। यूनिवर्सिटी के नाम पर वो यहूदियों को फ़लस्तीन में आबाद होने की इजाज़त नहीं देंगे, लेकिन वफ़द ने ये बात कबूल ना की। सुल्तान अब्दुल हमीद मरहूम ने लिखा है कि तीसरी बार फिर यहूदी लीडरों का वफ़द उनसे मिला और ये पेशकश की कि वो जितनी रकम चाहें उन्हें दे दी जाएगी, अगर वो सिर्फ यहूदियों की एक महदूद तादाद को फ़लस्तीन में आबाद होने की इजाज़त दे दें। सुल्तान मरहूम ने इस पर सख्त गैज़ो-ग़ज़ब का इजहार किया और वफ़द को मुलाकात के कमरे से फ़ौरन निकल जाने की हिदायत की। नीज़ अपने अमले से कहा कि आइंदा इस वक्त को दोबारा उनसे मुलाकात का वक्त ना दिया जाए। इसके बाद तुर्की में खिलाफत उस्मानिया के फलमा रवा सुल्तान अब्दुल हमीद मरहूम के ख़िलाफ़ सियासी तहरीक की आबियारी की गई और मुख्तलिफ इल्ज़ामात के तहत अवाम को उनके ख़िलाफ़ भड़का कर उनकी हुकूमत को ख़त्म करा दिया गया। चनांचे हुकूमत के ख़ात्मा के बाद उन्होंने बकिया ज़िंदगी नज़रबंदी की हालत में बसर की और इसी दौरान मज़कूरा याददाश्तें तहरीर कीं। उन्होंने लिखा है कि उन्हें खिलाफत से बरतरफी का परवाना देने के लिए जो वफ़द आया उसमें तुर्की पार्लियामेंट का यहूदी मेंबर आसू भी शामिल था, जो इससे कबल मज़कूरा यहूदी वफ़द में भी शरीक था, और ये उस बात की अलामत थी कि सुल्तान मरहूम के ख़िलाफ़ सियासी तहरीक और उनकी बरतरफी की ये सारी कार्रवाई यहूदी साजिशों का शाखसाना थी, जिसकी तस्दीक अब तकरीबन एक सदी गुजर जाने के बाद इसराइली वज़ीर दफ़ा जनरल मुफ़ाज़ ने भी मज़कूरा बयान में कर दी। सुल्तान अब्दुल हमीद मरहूम एक बाग़ैरत और बाख़बर हुक्मरान थे, जिन्होंने अपनी हिम्मत की हद तक खिलाफत का दिफा किया और यहूदी साजिशों का रास्ता रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते रहे, लेकिन उनके बाद बनने वाले उस्मानी खुलाफा कठपुतली हुक्मरान साबित हुए, जिनकी आड़ में मगरबी ममालिक और यहूदी इदारों ने खिलाफत उस्मानिया के ख़ात्मे के एजेंडे की तकमील की और 1924 में खिलाफत का ख़ात्मा हो गया। तुर्कों ने अरब दुनिया से लाताल्लुकी अख्तियार करके तुर्क नेशनलिज्म की बुनियाद पर सेकुलर हुकूमत कायम कर ली।
جبکہ مکہ مکرمہ کے گورنر حسین شریف جو اردن کے موجودہ حکمران شاہ عبداللہ کے پردادا تھے، خلافت عثمانیہ کے خلاف مسلح بغاوت کر کے عرب خطہ کی آزادی کا اعلان کر دیا۔ انہیں یہ چکمہ دیا گیا تھا کہ خلافت عثمانیہ کے خاتمہ کے بعد ان کی خلافت عالم اسلام میں قائم ہو جائے گی، مگر ان کے ایک بیٹے کو عراق اور دوسرے بیٹے کو اردن کا بادشاہ بنا کر ان کی عرب خلافت کا خواب سبوتاژ کر دیا گیا۔ جب حجاز مقدس پر آل سعود کے قبضہ کی راہ ہموار کر کے حسین شریف کو نظر بند کر دیا گیا، جنہوں نے باقی زندگی اسی حالت میں گزاری۔ اس دوران فلسطین پر برطانیہ نے قبضہ کر کر اپنا گورنر بٹھا دیا، جس نے یہودیوں کو اجازت دے دی کہ وہ فلسطین میں آ کر جگہ خرید سکتے ہیں اور آباد ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ دنیا سے مختلف ممالک سے منظم پروگرام کے تحت یہودیوں نے فلسطین میں آ کر آباد ہونا شروع کیا۔ وہ فلسطین میں جگہ خریدتے تھے اور اس کی دگنی چگنی قیمت ادا کرتے تھے۔ فلسطینی عوام نے اس لالچ میں جگہیں فروخت کیں اور علماء کرام کے منع کرنے کے باوجود محض دگنی قیمت کی لالچ میں یہودیوں کو فلسطین میں آباد ہونے کا موقع فراہم کیا۔ اس وقت مفتی اعظم فلسطین الحاج سید امین الحسینی اور ان کی حمایت میں عالم اسلام کے سرکردہ علماء کرام نے فتویٰ صادر کیا کہ کیونکہ یہودی فلسطین میں آباد ہو کر اسرائیلی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں اور بیت المقدس پر قبضہ ان کا اصل پروگرام ہے، اس لیے یہودیوں کو فلسطین کی زمین فروخت کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ یہ فتویٰ دیگر بڑے علماء کی طرح حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے بھی جاری کیا۔ فلسطینیوں نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی اور دنیا کے مختلف اطراف سے آنے والے یہودی فلسطین میں بہت سی زمینیں خرید کر اپنی بستیاں بنانے اور آباد ہونے میں کامیاب ہو گئے، حتیٰ کہ 1945 میں اقوام متحدہ نے یہودیوں کو فلسطین کے ایک حصے کا حقدار تسلیم کر کے ان کی ریاست کے حق کو جائز قرار دے دیا اور فلسطین میں اسرائیل اور فلسطین کے نام سے دو الگ الگ ریاستوں کے قیام کی منظوری دے دی، جس کے بعد برطانوی گورنر نے اقتدار یہودی حکومت کے حوالے کر دیا۔